नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। हम लोग अक्सर ये डिस्कस करते हैं कि इस देश की कानून व्यवस्था का मतलब है पुलिसिंग और जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, यानी कि न्याय देना, और पुलिस यानी इन्वेस्टिगेशन। ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। ये हम लोग चर्चा सब लोग करते रहते हैं। आज मैं आपसे कहूंगा कि इस देश में न्याय व्यवस्था, पुलिसिंग, न्यायपालिका, ये सब चार श्रेणी में डिवाइडेड है, यानी कि चार लोगों के लिए अलग अलग। हमारा संविधान कहता है कि न्याय व्यवस्था हर व्यक्ति के लिए समान है, चाहे वो शीर्ष पे बैठा हुआ राजा हो, चाहे वो बिल्कुल जमीन पे बैठा हुआ एक असहाय आम आदमी हो। लेकिन ये केवल थ्योरी है। प्रैक्टिकल क्या है? इस देश में एक न्याय व्यवस्था है हमारे नेताओं के लिए, एक न्याय व्यवस्था है पैसे वालों रसूखदार लोगों के लिए, एक न्याय व्यवस्था है आम लोगों के लिए, और एक न्याय व्यवस्था, मैं चौंकाने जा रहा हूं, है अपराधियों और माफियाओं के लिए। अब आप कहेंगे कि भैया ये आखिरी वाला क्या था? मैं एक एक करके बताऊं। भाई, नेताओं के लिए कहा जाता है भाई ये तो राजा है, राजा गलती करेगा नहीं, उसको रात में भी कोर्ट खोल दोगे, पुलिस वाला खड़े होकर उसकी आवभगत करेगा, उसको पकड़ेगा नहीं, उसको जेल नहीं होगी। चलो भैया, हमने मान लिया। फिर बाद में आई पैसे वालों की बात कि भैया पैसा होगा, पुलिस वाला बैठा रहता है बिल्कुल शिकारी की तरह, पैसा आएगा तभी हम उठेंगे, तभी हम कुछ करेंगे। पुलिस का पर्यायवाची पैसा होना चाहिए, ये आप सब जानते होंगे। तो पैसे की बात ये समझ में आ गई कि भैया आपने पैसा दे करके न्याय खरीद लिया। आपको रोज टीवी पे, रोज अखबार में, रोज हर जगह दिखता होगा कि अगला आया, उसने गड्डी मारी और कानून बदल गया, पुलिस वाला बिक गया। चलो भाई, वहां तक हो गया। अब तीसरा आया आम आदमी। आम आदमी के लिए न्याय तो वही है, तारीख पर तारीख, थाने में जाए तो डंडा खा जाएगा, पैसा दे नहीं सकता, भाग जाओ यहां से। जिसने पैसा दे दिया, काम हो गया। क्योंकि पुलिस हमेशा एक्यूज्ड के साथ होती है, विक्टिम के साथ नहीं। जो अपराध करता है उसके साथ होती है। अपराध होता है एक आम आदमी के खिलाफ, तो आम आदमी वो तो पैसा देगा नहीं। वहीं पर एक जस्टिस डिलीवरी सिस्टम हो जाता है कि उसकी बात ही नहीं सुननी है। चौथा, जो मैं बहुत चौंकाने वाली बात कर रहा हूं, वो कर रहा हूं साथियों, अपराधियों माफियाओं के लिए अलग कानून होता है इस देश में। अपराधी थाने में जाता है, क्योंकि उसके पास पैसा भी होता है, पैसा का भी इस्तेमाल करता है। उसके बाद रसूख होता है, नेताओं से जान पहचान होती है, वो पौवा लगा देता है। पुलिस वहीं पे बिक गई। अब क्या हुआ? जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में कहीं ना कहीं न्यायपालिका की कोशिश होती है कि अपराधी भी बचा रहे। कोई भी अपराधी, मैंने इस देश में आम आदमियों को के विरुद्ध अन्याय होता देखा है, जबकि कानून की धारणा है कि एक भी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। साथियों, इस देश में असंख्यों आम आदमियों को सजा मिल रही है, जेलों में सड़ रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं है, रसूख नहीं है। और जब अपराधियों को सजा देने की बात होती है, तो यही न्यायपालिका, यही पुलिस, यही सब लोग कहते हैं कि कहीं बेगुनाह ना फंस जाए। इस लाइन का दुरुपयोग करते हुए एक लंबी प्रक्रिया होती है। कई एक कोर्ट होते हैं, उन कोर्टों में कैसे मुकदमे चलेंगे, कैसे रिवीजन पिटीशन होगी, कैसे, पूरा एक बहुत बड़ा मकड़ जाल है। और उस अपराधी को भी, उससे भी पैसे लिए जाते हैं, वो दे भी देता है। उसको लास्ट तक बचाने की कोशिश ये सरकारी तंत्र करता है। लास्ट तक आप कोई भी अपराधी उठा के देख लें, इस देश में ऐसा होता ही नहीं है कि एट द फर्स्ट आउटसेट न्याय उसके विरुद्ध काम कर जाए, ऐसा होता ही नहीं है। अच्छा, अब ये तो बातें हुई, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि अभी हमारे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलता है बाबा जी का। उसमें होता था कोई दंगाई है, कोई पत्थरबाज है, चाकूबाज है, गोली मारता है, हत्याएं करता है, बलात्कार करता है। तो यह देखा जाता था कि भाई इसको पकड़ने के लिए बुलडोजर उसके घर पे चलाया जाता। इसमें दो अपराध होते थे।
जो व्यक्ति हत्या, बलात्कार या दंगा करता है या करता था, उसका मकान भी अवैध होता था। क्योंकि अपराध कहां से जन्मा है? अपराध उसी जगह से तो जन्मा है, हड़पने से, गुंडागर्दी से, तो वहीं से तो जन्मा है। तो जनरली क्या होता था कि वो मकान अवैध होता था, वो मकान गिरा दिया जाता था। जब मकान गिराया जाता था तो एक ये डिटरेंट होता था कि मकान गिरा दिया जाएगा तो भैया दोबारा ऐसा ना करो। इस पर हमेशा से कोर्ट नाराज होता आ रहा है, हमेशा से। बहुत पहले जब इन दंगाइयों के नाम चस्पा कर दिए जाते थे तो भी कोर्ट सुओ मोटो नोटिस लेता था। कोर्ट कभी यह नहीं कहता था कि भाई गाइडलाइन हमारी उन लोगों के लिए भी है जो दंगा करते हैं, उन लोगों के लिए भी है जो पत्थरबाजी करते हैं। जैसे कश्मीर में पत्थरबाजों के लिए एक छर्रे वाली बुलेट का इस्तेमाल किया गया। छर्रे वाली बुलेट से क्या होता था कि उनके चोटें आती थी और खूब छर्रे लगते थे। कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस लेकर के वो बंद करवा दिया। उसके पहले कभी कोर्ट ने यह नहीं कहा था कि उस पत्थरबाजी से जाने कितने लोग मर चुके हैं, पत्थरबाजी नहीं होनी चाहिए, इसके लिए कुछ नहीं किया गया और इसके लिए कहा गया कि नहीं होनी चाहिए। अब आप देखिए उसका परिणाम क्या हुआ कि उसके बाद पत्थरबाजी कई गुना और बढ़ गई उसके बाद कश्मीर में। ऐसे ही यहां पे उत्तर प्रदेश में कि अब न्यायपालिका ने यह कह दिया कि भाई ऐसा है कि ये जो बुलडोजिंग होती है ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अवैध बना है तो आप उसको 15 दिन की नोटिस दीजिए, फिर उसको ये करिए और खूब टाइम दीजिए, ये करिए। यही कोर्ट करता आ रहा है। कोर्ट को यह होता है कि किसी तरह से प्रोसेस को डिले करो, तभी न्यायपालिका पावरफुल होगी, वरना क्यों पावरफुल होगी। तो अब अगर किसी को हम भ्रष्टाचार में पकड़ लें तो भी आप कहोगे नहीं, आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हो, कार्रवाई करने का हक हम ही को है। अब आप देखिए कि दंगा होता है, दंगा में किसी को पकड़ना कितना मुश्किल होता है, और आपने वीडियो से पकड़ लिया और उसके बाद उसको एक डिटरेंट देने के लिए उसका अवैध मकान। याद रखिए, आज तक उत्तर प्रदेश में कोई मकान ऐसा नहीं गिराया गया जो अवैध ना हो, यानी कि जो सही हो, और उसी घर से क्राइम ना हुआ हो, दंगे का या पत्थरबाजी का या गोली चलाने का, हत्या बलात्कार का। एक उदाहरण नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश में। अभी बहराइच कांड में जब भी नोटिस दी गई तो आधे लोगों ने अपने मकान दुकान स्वयं तोड़ दिया। केवल मेरी याददाश्त में 2 मामले पूरे भारत में हुए। एक कंगना रनौत का मकान गिराया गया था तो हाईकोर्ट ने उसमें सरकार को दोषी पाया था और मुआवजा दिया, और शायद मध्य प्रदेश में कोई एक मामला रहा हो, वरना इसके अलावा कभी ऐसा नहीं हुआ कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किसी इनोसेंट आदमी का मकान, वैध मकान, अवैध नहीं वैध मकान गिरा दिया हो। ऐसा कभी नहीं हुआ। और अदरवाइज मैं कानून की बात बता दूं कि आज तक देश आजाद होने के बाद से लेकर आज तक हजारों मामले ऐसे हैं जिनमें एक आम आदमी दोषी नहीं था और उसको सजा मिली, बाकायदा सजा मिली है, वो जेल में काटा, और सजा मिलने के पहले उसने 10-10 साल जेल में काटे हैं, चार्जशीट नहीं दाखिल की गई। ये तक हुआ है, उसमें किसी ने कुछ नहीं कहा। और एक ऐसा सिस्टम हो रहा था जिससे उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर अच्छी हो रही थी, अन्याय नहीं हो रहा था। लेकिन हां, मैं इस बात से एग्री करता हूं, कोर्ट की इस बात से, कि अन्याय अभी नहीं हुआ तो आगे हो सकता है। आगे हो सकता है कि किसी दूसरे की सरकार आ जाए, वो कि हम बदला लेंगे, हम आपके वैध मकान गिरा देंगे। तो ये बात कोर्ट की सही है कि मकान गिराने की भी गाइडलाइन होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये संकेत नहीं मिलना चाहिए माफियाओं और अपराधियों को कि आप काम करेंगे और उसके बाद आपको दंड देने में हम इतना समय और विलंब लगाएंगे कि आप करते रहो। ये सिग्नल नहीं मिलना चाहिए। अब इन सब चीजों के पीछे जो ये 4 प्रकार के मैंने कानून आपको बताया, आप पूछेंगे कि मैंने ये प्रॉब्लम तो बता दी, इसका सोल्यूशन क्या है? साथियों, उसका सोल्यूशन ये है, पुलिस के ऊपर पुलिस नहीं है, इसलिए पुलिस जाती करती है, पैसे खाती है। पुलिस का पर्यायवाची ही है पैसा। पुलिस में एक काम बगैर पैसे का नहीं होता है। दूसरा ये कि न्यायालय के ऊपर भी न्यायालय नहीं है, तो वो भी कहते हैं कि जो हम कर रहे हैं, जब भी किसी के ऊपर आप चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं करेंगे
तो यही होगा। अब क्या हुआ कि कुछ सरकार ने कोशिश करी, मानव अधिकार आयोग बनाया पुलिस के ऊपर, पुलिस की बात जो मैं कह रहा था। अब मानव अधिकार आयोग आपने बनाया और उसमें पुलिस वालों को ही रख दिया। जो मानव अधिकार का सबसे ज्यादा उल्लंघन करते हैं उन्हीं को मानव अधिकार में आपने पोस्ट कर दिया, उसका हेड बना दिया एक जज को। भाई तो कैसे बात बनेगी। मुझे याद है कि मानव अधिकार की एक कंप्लेंट मैंने करी मानव अधिकार आयोग में, और 3 से 5 साल के भीतर एक पतली सी जवाब आया कि आपकी शिकायत का संज्ञान नहीं लिया जा सकता। ये पूरा कागज तक इस्तेमाल नहीं हुआ, पतली सी स्ट्रिप आ गई। अब ये वर्किंग है, तो ये तो वर्किंग होगी जब आप उन्हीं पुलिस वालों को उसमें कर दोगे। एक उन्होंने और बनाया, भ्रष्टाचार उन्मूलन केंद्र बनाया आपने, उसमें भी आपने पुलिस को रख दिया। जो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त हो उन्हीं को आपने भ्रष्टाचार उन्मूलन केंद्र में रख दिया। तो कहां हुआ, पुलिस के ऊपर अगर पुलिसिंग करनी है तो कोई ऐसी संस्था होनी चाहिए जिसमें सरकारी आदमी ना हो। जो सरकारी तंत्र में होता है वो सबसे पहले भ्रष्टाचार और अत्याचार सीख जाता है। अब आप उसको उसमें रख देंगे तो वो कैसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी भाई। तो पुलिस के ऊपर पुलिस ऐसी हो जिसमें कि आप बाकी जनता को क्या समझते हैं, आप बुद्धिजीवियों को क्या समझते हैं, आप प्रोफेशनल्स को क्या समझते हैं। क्या आप रिटायर्ड प्रोफेशनल्स, रिटायर्ड बुद्धिजीवी, अच्छे लोग, प्राइवेट, उनको आप नहीं रख सकते हैं क्या? जरूरी है कि आप सरकारी ब्यूरोक्रेट और न्यायपालिका और पुलिस वाले को ही रखेंगे? वो तो सड़े हुए सिस्टम का हिस्सा होता है, कैसे वो सही कर देगा। तो आप अगर ये सब, और उसके बाद आ जाता है कि कार्य प्रणाली पे अगर आपने काम नहीं किया, कोई भी सरकार हो, इसमें हमारी अपनी सरकार है वो भी नहीं कर रही है, कार्य प्रणाली पे अगर आप काम नहीं करोगे और एक जना बैठ के काम करने लगा, उसके सब लोग दुश्मन हो गए। अब हमारे महाराज जी ने काम करना शुरू कर दिया, सब जने दुश्मन हो गए। अरे भाई साहब ये कैसे कर रहे हैं, वही सिस्टम होना चाहिए पुराना वाला। तो साथियों ये आप जान लो, आप बहुत भाग्यशाली हो गए कि यदि आप पुलिस और कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़े। आप इस पृथ्वी के सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हो गए। लेकिन मैं सरकार से और जनता से ये अपील करूंगा कि आप इन संस्थाओं को ठीक करने के लिए प्रयास करिए, दबाव डालिए कि भाई साहब पुलिस के ऊपर पुलिस हो, एक ऐसी संस्था जो उनको दंडित करे, जो पब्लिक की डायरेक्ट ग्रीवांस सुने, नेता नहीं और लोग नहीं। और न्यायपालिका के ऊपर भी ऐसा कुछ अंकुश होना चाहिए कि इस तरह से जो ये अपराधी हैं, माफिया हैं, उनके अधिकारों की केवल बात हो और आम लोगों की ना हो, तो ये तो गलत हो। नमस्कार, जय हिंद।